मगर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर होता है और उसी रात ही बहुत तेज बादल आ जाते हैं। वही कुछ देर में अच्छी बारिश होने लगती है। मदन बारिश होते देख थोड़ा घबराने लगता है, मगर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर होता है और उसी रात ही बहुत तेज बादल आ जाते हैं। वही कुछ देर में अच्छी बारिश होने लगती है। मदन बारिश होते देख थोड़ा घबराने लगता है। यह कहानी मदन की है, जो एक किसान है। वह सीतापुर नामक गांव में रहता है। वह अपनी पत्नी कुमारी और अपनी छोटी बहन गीता के साथ रहता है। वह अपने खेत में होता है, जहां उसका दोस्त राज होता है। राज भाई, सर्दियां आने वाली हैं, लेकिन अभी तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने जो थोड़ी बहुत फसल की थी, वह भी बारिश के कारण खराब हो चुकी है। ना जाने अब क्या होगा। मदन सही कह रहे हो। पता नहीं अब सच में आगे क्या होगा। मुझे पर तो सेठ का अभी कर्ज है। मैंने तो फसल बोने के लिए उससे थोड़ा पैसा लिया था, लेकिन फसल हुई नहीं है। वह अब मेरे खेत हड़प लेगा। क्या कह रहे हो भाई? सेठ तो बहुत लालची है। और हाँ, सेठ का पैसा समय पर न देने पर वह लोगों पर दुगुना और तिगुना ब्याज लगाकर जमीन हड़प लेता है। मदन भाई, चल अब शाम हो चुकी है। वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता है, बाकी का कल देख लेंगे। वह दोनों अब खेत से घर आ रहे होते हैं। रास्ते में उनको चाय की टपरी पर सेठ मिल जाता है। राज, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें मुझे पैसे देने हैं? समय हो चुका है, वरना मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। हाँ सेठ जी, मगर क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार बारिश की वजह से फसल नहीं हुई है। मेरे पास तो ठंड से बचने के लिए कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आप बस इस फसल आने तक का समय दे दें। नहीं राज, ऐसी कोई बात नहीं होती है। मैं तो बस नियम का पालन कर रहा हूँ जो हमारे बीच तय हुआ था, और तुम अब अपनी बात से मुकरना चाहते हो। राज अब कुछ नहीं कह पा रहा है। मदन भी उसका साथ नहीं दे पा रहा है। वह दोनों अब वहाँ से निकल आते हैं। राज भाई, अब क्या करोगे? सेठ अब तो नहीं मानेगा। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। जो होगा वह भगवान भरोसे है। चल भाई, मैं अब निकलता हूँ। मदन अब राज को उदास मन से जाता देखता है और वह घर के अंदर आ जाता है। अरे आप आ गए, आ जाइए, खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लें। क्या कहूँ कुमारी, आज रास्ते में सेठ मिल गया था। वह राज की जमीन हड़पने की धमकी दे रहा होता है, क्योंकि राज ने उसके उधार लिए पैसे समय पर नहीं दे पाए हैं। मगर इसमें राज भाई का कोई भी दोष नहीं होता है, क्योंकि गांव के काफी लोगों की फसल नहीं हुई है। सेठ भी कई दिनों से गांव के लोगों की जमीन के पीछे है और उसे अब मौका मिल चुका है। इस बार तो ठंड अभी से आने लगी है। लगता है इस बार ठंड अच्छी पड़ने वाली है। तो क्या आप मुझे एक अच्छा सा स्वेटर दिला देंगे? 2 साल से मैं वही स्वेटर इस्तेमाल कर रही हूँ, जो अब फट चुका है। हाँ गीता, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया स्वेटर दिला दूंगा। और कुमारी, तुम्हारे लिए एक स्वेटर लेना है। हाँ ठीक है, तब की तब देख लेंगे। चलो गीता, तुम भी खा लो, कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है ना। कुमारी को भी पता है कि उनके पास पैसे नहीं है। अब कुछ सप्ताह बाद मदन अपने खेत में हल चला रहा होता, ताकि वह अपनी बाली फसल को सही समय पर बो सके। मदन क्या कर रहा है? क्यों इतनी मेहनत से खेत जोत रहा है? तुम्हें पता नहीं है कि कभी भी बारिश हो सकती है। इससे अच्छा तो अपना खेत मुझे दे दो, ताकि तुम्हें कुछ पैसे मिल जाए। सेठ जी, हो सकता है कि बारिश हो जाए, या शायद यह हो कि मेरी फसल अच्छे से हो जाए। मैंने सुना कि आपने राज का खेत भी उससे छीन लिया है। मैं अपने साथ ऐसा कभी भी होने नहीं दे सकता। तो आप यहाँ से जा सकते हैं सेठ जी। चल कोई बात नहीं, जब तुम्हें जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। देख लूंगा, समय आने दो। मदन, तुम्हारी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। मदन उसकी बातों में नहीं आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सेठ बहुत चालाक है और वह बस अपना ही लाभ देखता है। चलो अपने काम में लगते हैं। इस सेठ ने मेरा काफी समय खराब कर दिया। मदन अब शाम को घर आ रहा होता है, जहाँ पर चाय की टपरी पर राज मिल जाता है। अरे राज भाई, तुम बड़े दिन बाद दिखे, सब ठीक है ना? सेठ आज मेरे खेत आया था, ताकि वह मेरी भी जमीन हड़प सके। तुमको पता है, जमीन जाने के बाद मैं अब एक फैक्ट्री में जाने लगा हूँ। वहीं से मेरा अब गुजारा चल रहा है। मगर अभी मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो? मैं जल्द वापस कर दूंगा। राज, मेरे पास ज्यादा नहीं है, मगर जो है वह मैं तुम्हें दे देता हूँ। और हाँ, चुकाने की जल्दीबाजी मत करना, आराम से दे देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, जो तुमने मेरी मदद की।
राज अब अपने रास्ते निकल जाता है। वहीं मदन को 1 महीने के बाद दिखाया जाता है, जहां पर उसकी फसल अब खेत में आने लगती है। चलो अब मेरी फसल अच्छी आने लगी है, तो मैं अब अपने घर वालों के लिए ठंड के लिए कपड़े ले पाऊंगा और मेरी घर की सारी समस्याएं सुधर जाएंगी। कुमारी, मैं अब काफी खुश हूँ कि हमारी फसल काफी अच्छी आने लगी है, तो मैं शायद तुम्हारे सभी के लिए स्वेटर ले पाऊंगा। आपने सही कहा, हमें पढ़ाई के लिए पैसे भी चाहिए। मगर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर होता है और उसी रात ही बहुत तेज बादल आ जाते हैं। वही कुछ देर में अच्छी बारिश होने लगती है। मदन बारिश होते देख थोड़ा घबराने लगता है। कुमारी, यहाँ बारिश कहाँ से होने लगी है? कहीं फसल पानी में न डूब जाए तो मेरी मेहनत का क्या होगा, क्योंकि मैंने अब सारी बची कुछ बचत के पैसे फसल में लगा दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा जी, आप भगवान पर भरोसा रखें। अभी रात हो चुकी है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सो जाए, कल देखेंगे कि क्या हुआ है। आप चिंता न करें। मदन अब लेट तो जाता है, लेकिन उसे बाहर बारिश होने के कारण रात भर नींद नहीं आती है। वह पूरी रात जागता रहता है और सुबह होते ही वह अपने खेत दौड़ते जाता है। चलो जल्दी खेत जाकर देखते हैं, कहीं मेरी फसल पानी में तो नहीं डूब गई। और उसका डर सही होता है, उसकी सारी फसल पानी में डूब चुकी होती है। अरे, यह क्या हो गया? मेरी तो सारी अच्छी फसल पानी में डूब गई। परिवार का अब गुजारा कैसे होगा? भगवान, यह कैसी परीक्षा है? मैं अब क्या करूं? मदन अब उदास मन से घर आ रहा होता है, जहां रास्ते में सेठ मिल जाता है। क्यों रे मदान, कहाँ जा रहा है और इतना उदास क्यों है? क्या तेरी भी फसल पानी में डूब गई? मैंने सही कहा ना? तो तू अपने घर का गुजारा कैसे करेगा? चल मैं तुझे कुछ पैसे दे देता हूँ ताकि तेरी कुछ मदद हो सके। क्या कहता है, बोल। तभी वहाँ पर मदन का दोस्त राज वहाँ आ जाता है। हाँ, और फिर सेठ तुम उसकी भी जमीन हड़प लोगे? क्यों, सही कहा ना? अरे यह क्या कह रहा है राज, तूने पैसे नहीं दिए इसलिए मैंने तेरी जमीन ले ली। ठीक है सेठ जी, आप जा सकते हैं, मुझे अभी जमीन नहीं रखनी। राज भाई, यह क्या हो गया? मैं अब क्या करूंगा? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चला कर। मैं अब एक फैक्ट्री में काम करने लगा हूँ, वहीं पर मैं तुम्हें भी काम दिला दूंगा। वहाँ का मालिक भी अच्छा है, मगर बस काम ज्यादा है। अधिक काम की चिंता नहीं है, बस काम दिला दे भाई। हाँ ठीक है, कल मेरे साथ काम चलना, मैं वही तुम्हारी बात कर दूंगा, फिर हम दोनों काम पर साथ चलेंगे। मदन अब घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी कुमारी को बता देता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन गीता आ जाती है। मदन भैया, मैंने सुना है कि हमारे सारे खेतों में पानी भर गया है, तो अब क्या होगा? हम तो खेती पर ही निर्भर थे। गीता, तुम इस सब की चिंता मत करो, मुझे काम भी शायद मिल जाएगा, क्योंकि मैं कल से राज के साथ काम पर जाने वाला हूँ। मदन को अब राज के साथ काम मिल जाता है, लेकिन वहाँ तनख्वाह कम होती है और काम ज्यादा होता है। लेकिन वह दोनों अपना घर चलाने के लिए काम कर रहे होते हैं। आप आ जाए, चलिए आग के पास बैठ जाए, बहुत ठंड है। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं? वैसे गीता कहाँ पर है? वह अभी तक घर नहीं आई है क्या? हाँ, मगर वह गांव के बच्चों को पढ़ा कर आती होगी। तभी गीता आ जाती है, वह ठंड के मारे कांप रही होती है। गीता, तुम्हें मना किया था, क्या जरूरत है? गांव के बच्चों को पढ़ने की, मैं काम कर रहा हूँ ना। तुम्हें ठंड लग गई तो क्या करोगी? भैया मैं जानती हूँ, मगर मुझे भी अपने कॉलेज के लिए पैसे चाहिए। यह क्या, मैं कितना मजबूर हो चुका हूँ कि अपने घर वालों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान रास्ता दिखाएं। वही ठंड और बढ़ने लगती है और कुमारी की तबीयत भी खराब होने लगती है। यह क्या, तुम्हारी खांसी ठीक नहीं हुई है? आप चिंता मत करें, मेरी खांसी कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। ऐसे हम पैसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही मदन की समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि कुमारी को अब रोज रोज अधिक ठंड में काम करने के कारण ठंड लग जाती है। भाभी आप ठीक है ना? आप आज से कोई भी काम नहीं करेंगी। ठंड में आपकी हालत खराब हो चुकी है, जुकाम के साथ बुखार भी आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारा अगले साल अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी है। तभी कुमारी को चक्कर आ जाते हैं, तो गीता कुमारी को लिटा देती है और जुकाम और बुखार की गोली दे देती है। वही शाम को मदन घर काम से वापस आ जाता है। भैया आप आ गए, चलिए मैं आपको खाना लगा देती हूँ, आप हाथ धो लें। गीता, मगर कुमारी कहाँ पर है? भैया भाभी की ठंड में तबीयत खराब हो चुकी है और आज तो उनको बुखार भी था, तो मैंने उनको बुखार की गोली दे दी है। वह अब आराम कर रही है, मगर हमें उनका इलाज करवाना होगा, वरना वह ज्यादा बीमार हो सकती हैं। मदन कुमारी के पास जाता है। कुमारी,
तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो क्योंकि तुम्हारी हालत मेरे कारण है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा स्वेटर नहीं ले पाया। कोई बात नहीं, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी, आप चिंता मत करें, यह बस थोड़ा जुकाम है। नहीं, तुम ज्यादा परेशान मत हो। मैं कल ही सेठ से कुछ पैसा एडवांस ले लूंगा ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। तुम अब आराम करो। गीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम कुमारी का ख्याल रखने में आज सेठ से पैसा ले लूंगा ताकि उनका इलाज हो सके। और अब शाम को लौटते समय मदन अब सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे आपसे थोड़े पैसे एडवांस चाहिए हैं। क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकते हैं? क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मदन, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मदन अब अपने घर दवा लेकर जाता है और कुछ समय बाद कुमारी की हालत में सुधार होने लगा और अब एक दिन राज मदन के यहाँ पर जाता है। और बताओ मदन भाई, तुम्हारी पत्नी ठीक है ना? वह ठीक है, क्योंकि सेठ ने समय पर पैसा दे दिया था। वह तो काफी अच्छे सेठ हैं। मगर एक बात है, आज तो सेठ ने मदद कर दी, लेकिन कहीं अचानक कोई और समस्या आ गई। अब हम क्या करेंगे? तुमने सही कहा, यह तो सत्य बात है। तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे तो आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तभी उन दोनों के पास गीता आती है। भैया, अगर आप कहें तो मेरे पास एक आइडिया है। हाँ गीता, कहो, हम सुन रहे हैं। वैसे भी तुम हम लोगों से ज्यादा समझदार हो। क्यों हम मशरूम पालन शुरू करें? अगर हम इसे सही तरीके से करें तो इसमें काफी लाभ है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। मशरूम पालन मैंने सुना तो है, मगर हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने सुना है इसमें काफी पैसा लगता है। हाँ, राज सही कह रहा है। तो गीता, हम इसे कैसे कर सकते हैं? आप चिंता न करें, पहले आपको इसकी थोड़ी ट्रेनिंग करनी होगी ताकि आप मशरूम पालन सही से कर सकें। गीता सब कुछ विस्तार से बताने लगती। मदन और राज दोनों सब सुनते हैं। तो क्या कहता राज, तुम मेरे साथ मशरूम खेती करना चाहते हो? हाँ, अगर मैं इससे अपनी हालत सुधार सकूं तो हाँ, क्यों नहीं, चलो इसे भी करके देखते हैं। वे दोनों अब सेठ के यहाँ से काम छोड़ देते हैं और पहले मशरूम की खेती के लिए पास के मशरूम खेती केंद्र पर जाते हैं ताकि मशरूम की खेती करना सीख सकें। मदन, यह तो बढ़िया रहा। हम दोनों ने अब इसकी ट्रेनिंग ले ली है, तो अब हम इसकी खेती कर सकते हैं। और सर्दियां हैं तो मशरूम के लिए जरूरी तापमान है। और हाँ, हमें भूसा भी नहीं लेना पड़ेगा, खाद भी आराम से तैयार हो जाएगी। मगर एक रुकावट यह है कि हमें मशरूम के कृषि के लिए एक बड़े गोदाम की जरूरत पड़ेगी। तुम उसकी चिंता मत करो सेठ जी, एक खाली गोदाम हमारे गांव में है, तो हम उसके पास चलते हैं। शायद वह हमारी मदद कर सकता है। वे दोनों अब सेठ के पास जाते हैं। सेठ जी, हमें आपके गोदाम की जरूरत है जो हमारे गांव में खाली पड़ा हुआ है। क्या आप हमें दे सकते हैं? हम आपको उसका किराया दे देंगे। कोई बात नहीं है, तुम ले सकते हो जब तक तुम्हें जरूरत हो, क्योंकि वह खाली ही है। जो तुम्हें किराया देना हो दे देना। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। वह दोनों अगले ही दिन गोदाम जाते हैं और वहां पर मशरूम की खाद तैयार करते हैं। चलो राज, खाद कुछ समय तैयार हो जाएगी, फिर स्पैन यानी मशरूम बीज डाल देंगे और माशिलियम फैल जाने के बाद कोकोपिट से केशन कर देंगे ताकि मशरूम निकाल सकें। तुमने सही कहा, कुछ समय में बटन मशरूम आने लगेंगे, फिर उसे बाजार जाकर बेच दिया करेंगे। इसमें हमें खेत में पानी भरने जैसी समस्या नहीं होगी। और ऐसा ही होता है, कुछ ही समय में बटन मशरूम आने लगते हैं जिन्हें वह शहर की मंडी में बेच देते हैं। भैया, क्या ये काम किया? क्या अब सब सही हो जाएगा? हाँ, तुम्हारे आइडिया के कारण हम यह कर पाए हैं। और अब सेठ से राज की जमीन लेने जा रहे हैं। हमने यह कर दिया। ऐसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में दिखाई गई मशरूम खेती की बातें बस कहानी के लिए हैं। इसे किसी भी मौलिक जानकारी के रूप में न समझें।